तो हम यहाँ पर ऑफिस में हमारे MS एक्सेस होता है जिसको DBMS कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में समझते हैं उसको। तो पहले हम यहाँ से MS एक्सेस मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। देखो जब मैंने MS एक्सेस ओपन किया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक डेटाबेस, मतलब इसमें कोई ब्लैंक डेटा नहीं है। मैंने ये ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किया, मेरे सामने एक इंटरफेस आ गया, ठीक है। मैं जो डेटाबेस है, डेटाबेस में मैं जो भी डेटा रखती हूँ, एक्सेस की बात कर रही हूँ, वो मैं टेबल की फॉर्म में रखती हूँ। चलो मैं आपका ही डेटा रख रही हूँ, आपका डेटा ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में कैसे रखते होंगे, आपका एक टेबल क्रिएट करते होंगे, ठीक है। अभी उन्होंने टेबल क्रिएट किया, CA का एक टेबल क्रिएट किया। मैं क्रिएट ना करके मैं इसको पहले डिज़ाइन करती हूँ, टेबल डिज़ाइन में गई, जो भी इसमें समझा रही हूँ ना वो समझना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है मुझे, फील्ड नेम। फील्ड नेम मतलब कि आप स्टूडेंट का कौन कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हो, मतलब आप उसका नेम स्टोर करना चाहते हो, आप उसका सब्जेक्ट स्टोर करना चाहते हो, फीस स्टोर करना चाहते हो, पेमेंट्स, मतलब जो जो आप उसके रिगार्डिंग डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, मीन्स उसके एट्रीब्यूट्स, उसका नाम यहाँ पर लिखो। अच्छा, जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनमें से हो सकता है कुछ बच्चों के नाम सेम हो। अगर मैं नेम के यहाँ पर सिर्फ नेम रखती हूँ तो दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, दोनों के फादर नेम भी सेम हो सकते हैं। तो मैं उनको जो है सेपरेट कैसे करूँ, मुझे कैसे पता लगे कि कौन सा बच्चा जो दयाचंद है यही दयाचंद है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जब भी वो इनरोल करवाएगा उसको एक रोल नंबर, मतलब एक स्टूडेंट ID असाइन कर दूँ, ठीक है। जैसे आपने ICAI में इनरोल करवाया होगा तो आपको NRO नंबर मिला, ठीक है। जो आपका NRO नंबर है वो किसी और का हो सकता है नहीं, मीन्स आपको वो आइडेंटिफाई, जब भी आपको वो पूछते हैं ना, कुछ भी पूछते हैं, वो आपका NRO पूछते हैं, आपका नेम नहीं पूछते, क्योंकि नेम जो आप बताओगे वो उनके पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो फील्ड नेम लिया, मैं डेटा कैसे रिकॉर्ड करूँगी, मैं एक स्टूडेंट ID लूँगी। डेटा टाइप मतलब इसमें डेटा आएगा कैसा, मतलब इसमें टेक्स्ट आएगा, नंबर आएगा, डेट और टाइम आएगा, कैसा डेटा आएगा, इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो कैसा होगा। मान लो मैंने टेक्स्ट ही ले लिया। दूसरा मैं स्टोर कर रही हूँ, बच्चे का नेम स्टोर कर रही हूँ, ठीक है, वो भी टेक्स्ट ले लिया। फिर मैं उनकी फीस नहीं, मैं उनका मोबाइल नंबर, मतलब ये वाला टेबल जो है वो सिर्फ स्टोर करता है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसकी स्टोर कर रहा है। उसके बाद मैं उसका एड्रेस स्टोर कर रही हूँ। डेटा टाइप आपको नहीं समझनी। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस टेबल में डेटा एंटर करूँ, जो स्टूडेंट ID हो, अगर मैंने किसी बच्चे को 1 दे दिया तो दोबारा अगर मैं 1 लिखूँ तो वो मुझे कहे कि इट इज़ ऑलरेडी असाइंड, मतलब डुप्लीकेसी ना हो पाए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपने स्टूडेंट ID पर कर्सर रख के प्राइमरी की दे देती हूँ। देखो प्राइमरी की एक तो टेबल में डुप्लीकेसी नहीं आने देता, उस फील्ड को क्या नाम बोल रही हूँ मैं, फील्ड, नाम क्या है, फील्ड का नाम स्टूडेंट ID, मतलब स्टूडेंट ID में जो डेटा होगा ना, प्राइमरी की उसको रिपीट नहीं करने देगा और ना ही उसको ब्लैंक छोड़ने देगा, राइट। हो सकता है कुछ फील्ड से आप ब्लैंक छोड़ते होंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो कॉरेस्पॉन्डेंस तो ब्लैंक हो गया, ठीक है। पर आपके डेटा में जब भी आपसे कुछ डेटा लिया जाता है, कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। मैंडेटरी फील्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, कोई की लगा के। मैं अब स्टूडेंट ID को क्या बना रही हूँ, मैंडेटरी, कि मैं कुछ और भरूँ ना भरूँ, स्टूडेंट ID तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, मैंने ये टेबल क्लोज कर दिया और इस टेबल का नाम लिख दिया पर्सनल इन्फो। मतलब कंपनी में पीछे इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती होगी वो आप देखोगे। एक टेबल बन गया यहाँ पर, ठीक है, आपका एक टेबल। इस टेबल में इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब मुझे आपकी फीस की इंफॉर्मेशन भी रखनी है, मैं एक और टेबल डिज़ाइन करती हूँ, उसमें लिखती हूँ स्टूडेंट ID, टेक्स्ट ही लेती हूँ, कोई प्राइमरी की नहीं लगाऊंगी। अच्छा, मंथ, किस मंथ की आप फीस दे रहे हो, और कितनी आपकी टोटल फीस है और कितनी आपने फीस पेड कर दी,
ये डेटा है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई भी आईडी, स्टूडेंट आईडी भरूँ ना, वो इधर इस टेबल में अपने आप आ जाए, लिंक हो। पहले स्टूडेंट आप क्या करते हो, पहले इनरोलमेंट फॉर्म भरते हो, उसके बाद आपकी फीस रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो आपने ये कौन सा टेबल मेरा बना, फीस का, यस, इसका नाम रख दिया मैंने फीस, ओके। अब देखना मैं यहाँ पर प्राइमरी की क्यों नहीं लगाई, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं पर्सनल इन्फो, आप बताते क्यों नहीं हो, आपको टेबल ये पूरा दिख नहीं रहा, मैं पर्सनल इन्फो और फीस के टेबल को दोनों को अटैच करना चाहती हूँ कि अगर पर्सनल इन्फो में डेटा हो तो फीस के टेबल में डेटा जाए, अदरवाइज ना जाए। अब मैं इनको अटैच कैसे करूँगी, मैं डेटाबेस टूल में गई, रिलेशनशिप में गई, मैंने दोनों टेबल ले लिया, मैंने पर्सनल इन्फो भी ले लिया, मैंने फीस टेबल भी ले लिया। मैंने स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी के ऊपर रखे ना, इन दो, किस फील्ड का मैंने रिलेशन बनाया, उसके स्टूडेंट आईडी और इसके स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ो, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि अगर पर्सनल इन्फो के टेबल में कुछ भी चेंजेस होगा तो अपने आप वो चेंजेस किस में आ जाए, फीस वाले टेबल में। मान लो मैं आपके आईडी में कुछ चेंजेस करती हूँ तो अपने आप इधर आ जाएगा, मैं उधर आपके नेम में चेंजेस करती हूँ तो इधर वाले टेबल में अपने आप। दैट इज कॉल्ड इन्फोर्स्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है उसकी अखंडता, मैं उसको पूरा करना। अगर उधर अपडेट हो तो इधर भी अपडेट हो, उधर कुछ नया आए इधर भी आए, उधर से डिलीट हो तो इधर से भी डिलीट हो जाए। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। आप इन्फोर्स जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करते हो तो नीचे वाले फील्ड क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। मतलब इंटीग्रिटी किस चीज़ की करेगा, अपडेट भी और डिलीट भी। यहाँ रिलेशनशिप बताओ क्या बन रहा है, कुछ दिख रहा होगा आपको, वन टू मैनी। इसका मतलब पता क्या है कि इस टेबल में स्टूडेंट आईडी एक बार ही आएगा और इस टेबल में उस एक स्टूडेंट आईडी के रिगार्डिंग बहुत सारी फीस आ सकती है, क्योंकि फीस तो आप जो है मई में भी दोगे, जून में भी दोगे, जुलाई में भी दोगे। आईडी एक होगा लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वन टू मैनी बन रहा है। अगर अभी भी नहीं समझ आया, जब इसमें डेटा आएगा ना तब समझ आएगा। ये रिलेशनशिप बन गया मेरा, दोनों अटैच होते हैं ना टेबल। अब देखो, अब मैंने इसको कर दिया सेव, कहाँ से क्रिएट करा था, मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया था, मैंने इसको किया क्लोज। अब देखो मैं फीस टेबल में ना, मैंने पहले फीस टेबल खोला, मैं इसमें डेटा भरने लगी हूँ। मेरा रोल नंबर है 1, कोई भी रोल नंबर 1 होगा, उसकी मई की फ़ीस है, टोटल फीस है उसकी 10,000, पे की है उसने 4,000, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ और कहता है डू यू वांट टू, कहते यू कैंट, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऐड और चेंज ए रिकॉर्ड बिकॉज ए रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल पर्सन। इसमें आप रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते जब तक कहाँ नहीं रिकॉर्ड होगा, पर्सनल इन्फो, ठीक है। जब तक आपकी सीपीटी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते, समझ आया। इसलिए पहले सीपीटी का फॉर्म भरोगे, दोनों टेबल आपस में क्या है, लिंक है। सीपीटी का रजिस्ट्रेशन टेबल अगर फिल होगा तो एग्जामिनेशन टेबल में आपका एनआरओ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, दोनों लिंक्ड है, यही लिंक है यहाँ पर। अगर ये ना होता तो पहले टेबल में डेटा है ही नहीं, दूसरे टेबल में उसने एक्सेप्ट कर लिया, गलती हो सकती है अकाउंटेंट से, हमने क्या बना दिया, रिलेशनशिप बना दिया। आप इसको क्लोज कर दो और बाहर आ जाओ। अब आप पहले किस में रिकॉर्ड रखोगे, पर्सनल इन्फो में। मतलब मैंने रोल नंबर 1 दिया, उसका नाम दे दिया, क्या नाम है बेटा आपका, नमन दे दिया, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, अच्छा एड्रेस अच्छा सा दे देती हूँ पता चल जाए, ठीक। मैं दूसरा बच्चा आया, उसका रोल नंबर भी 1 दे दिया, गलती हो गई भाई, गलती हो सकती है इंसान से। क्या नाम है बच्चे आपका, मेघा का रोल नंबर 1, उसका मोबाइल नंबर, उसको दिल्ली का बना दिया। जैसे मैं आगे आई कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, The changes are requested to the table were not successful because they would create duplicate value नहीं लेने देता, वो लेने ही नहीं दे रहा, कहता है इसको नहीं आप दे सकते हो, आप इसके रोल नंबर को चेंज करो। अब मैं जैसे आगे आऊंगी, आगे आने दिया उसने,
तो मतलब रिलेशनशिप बनता है, प्राइमरी की डुप्लीकेट भी नहीं लेने देता, ना उसको ब्लैंक छोड़ने देता है। जैसे 1 क्या आप देख रहे हो कि यहाँ सामने प्लस का साइन बन रहा है, ये प्लस का साइन जो है ये दूसरे टेबल का है। अब देखो दूसरा टेबल इसके अंदर ही खुल गया, ठीक है। कहता है रोल नंबर 1 की मई की फीस बताओ। हमने कहा मई की फीस थी 10,000, जिसमें से उसने कितना दिया 4,000। जून में शायद उसने कोई और सब्जेक्ट हुई तो 12,000 हो गई, टोटल उसने दे दिया है 8,000। दे रही हो ना उसका। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट आईडी एक ही बार है क्या, यहाँ पर उसको रिपीट कर रही हूँ, उसके बहुत सारे रिकॉर्ड रख रही हूँ। अच्छा ऐसे ही मैंने मेगा का भी मई का फीस डाला, उसका टोटल फीस डाला, उसका टोटल पे भी डाल दिया मैंने, ठीक है। क्या जून का भी डाल सकती हूँ? डाल सकती हूँ। अच्छा क्या जुलाई का भी डाल सकती हूँ? जितने मर्जी डालूँ, ठीक है, डाल दिया। कुछ और करती हूँ, ऐसे डाल दिया। मैंने इस टेबल को क्लोज किया। मैंने कौन सा टेबल खोला था? पर्सनल इन्फो। मैंने फीस वाला तो खोला नहीं था, अब फीस वाला खोलो। आ गया रिकॉर्ड यहाँ पर, अपने आप रिकॉर्ड है। क्या मैंने इस टेबल में आकर ये स्टूडेंट आईडी भरे थे? इसने अपने आप वहां से क्या कर लिए, उठा लिए, ठीक है। वहां से रिकॉर्ड जो वहां पर, अगर वहां पर मैं स्टूडेंट 1 नमन को डिलीट करूंगी ना तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे बैक पे ऐसे बहुत सारे डेटा बने होते हैं, लेकिन आप जब भी फॉर्म भरते हो तो आपको ऐसे टेबल नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है, फॉर्म मिलता है। अब मैं इसका पीछे ऐसे डेटा रिकॉर्ड होता है, बैक पे ऐसे रिकॉर्ड होता है, बट आप अपने डेटा को कैसे देखते हो वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको फॉर्म दिया जाता है, आपको अपना आईडी देखना है, ठीक है। आपको अपना मंथ, टोटल फीस और दूसरे टेबल से आपको अपना नेम, बस इतना देखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ऊपर क्या दिखा रहा है, नेम नमन, उसका आईडी क्या है 1, उसने किस मंथ की दी, इसकी और इसकी, दोनों टेबल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जब आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करोगे ना इसमें, इस फॉर्म में अगर नया रिकॉर्ड ऐड करोगे तो जब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड कर रही हूँ तो क्या आपको पता चल रहा है कि पीछे किस किस टेबल में चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर अगर फॉर्म आपको ऐसे ही आते हैं ना, फॉर्म ऐसे ही आते हैं, मतलब यहाँ पर मैं न्यू रिकॉर्ड ऐड करूंगी तो यहाँ मैं स्टूडेंट का क्या करूंगी, नाम भरूंगी, यहाँ पर क्या करूंगी, उसका आईडी भरूंगी, ठीक है, यहाँ पर उसका मंथ और फीस। आपको फॉर्म आपको दिया जाता है, लेकिन फॉर्म से बैक में कैसे डेटा स्टोर होता है वो आपको नहीं दिखता है। एक बार मैं करके दिखाती हूँ इसको। मैं दोबारा फॉर्म डिजाइन कर रही हूँ। देखो आपको फॉर्म दिया गया, आज जहाँ से आप क्या करोगे, अपने डेटा को फीड करोगे। आप क्या करोगे, अपना स्टूडेंट आईडी दोगे, नेम दोगे, मोबाइल एड्रेस उसको नहीं चाहिए, उसने नहीं फील्ड दिया। फिर क्या चाहिए, वो कहेगा कि किस मंथ की, कहता टोटल फीस मैं लिखूंगा, आप फीस पेड बस, ठीक है। नेक्स्ट किया इसने, और फिनिश कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करना है, खाली हो गया, ठीक है। मैंने नया रिकॉर्ड किया 3, उसका नमन सौरभ ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, मतलब अच्छा ये स्टूडेंट आईडी था शैतान। क्या कह रहा है, क्या 3 मैंने दिया हुआ है स्टूडेंट आईडी, देख लेते हैं पीछे, शायद स्टोर हो गया। मई कितनी फीस दे, इतनी भी नहीं देगा, 8,000 फीस दी, ठीक है। आपने इसको सेव किया।
अब सौरभ को पता चला कि उसने ये जो फीड किया है वो कहाँ किस टेबल में स्टोर होगा, उसको कुछ नहीं पता। जब मैनेजमेंट आएगी, उसने क्लोज किया, उसने पर्सनल इन्फो, देखो आ गया ना, वो 3 में से सेव हो गया था, 3 आ रहा है, ये 4 और वहाँ से भरा और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही फीस वाला वो टेबल हम जब देखते हैं, भरा वहाँ से, देखो यहाँ आ रहा है ना, जो उसने नई फील्ड पूछा वो फील्ड ब्लैंक। मैनेजमेंट कहती है जो मुझे स्टूडेंट से लेगा मैंने उससे वो डेटा ले लिया, फीस टोटल क्या होगी वो मैं फीड करूँगी, ठीक है। आप जो फॉर्म भरते हो, आपका आईसीआई का फॉर्म खुलता है ना, जब आप जो फील्ड भरते हो वो आप भरते हो, ठीक है। वो पीछे बहुत सारे टेबल में जाके स्टोर होते हैं और पीछे जो ब्लैंक रह जाते हैं वो खुद जो उनकी मर्जी होती है वो उसमें भरते हैं, राइट। समझ आई ये बात? इसमें ये ऑर्डर में क्यों नहीं है, जैसे या तो सीरियल आईडी के हिसाब से मुझे 1 2 3 या फिर मंथ के हिसाब से। एक्चुअली ये बेटा पहले जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। पहले की जब प्राइमरी करते हैं ना तो सॉर्टिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। वो इंडेक्सिंग हम पीछे से चेंज करते हैं, वो मेरा वो नहीं है, एक्सेस थोड़ी सिखा रही हूँ शैतान। एक्सेस में ये पीछे से इंडेक्सिंग की जाती है, इंडेक्सिंग को मुझे सेट करना पड़ता है, वो अलग बात है। आपका मतलब मेरा ये समझाने का था कि डेटा ऐसे स्टोर होता है, काफी टाइम पहले करा है, याद आ गया। ठीक है। तो ऐसे बैक में, मतलब दिस इज कॉल्ड, आपका बैक में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे डिलीट होगा, वो एक सॉफ्टवेयर करता है जिसको हम डीबीएमएस कहते हैं। अब इसको, इन सब चीजों को आपने, अब 1 to many का रिलेशनशिप समझ में आया आपको, ठीक है। देखो 1 to many का मतलब पर्सनल में स्टूडेंट आईडी एक बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन फीस में क्या वो आईडी बहुत बार रिपीट हो रहा है? एक आईडी बहुत सारे मंथ जब फीस से रिलेटेड है, मतलब उधर एक ही बार रिपीट हो रहा है रिकॉर्ड, और इधर वो रिकॉर्ड बहुत बार रिपीट हो सकता है, इसलिए 1 to many। अगर वहाँ रोल नंबर में मैं बार बार लिख पाती और इधर भी बार बार लिख पाती तो many to many, ठीक है। अगर वहाँ पर रोल नंबर बहुत बार लिख पाती और इधर एक ही बार लिख पाती तो many to 1। तो इसको बोलते हैं आप रिलेशनशिप के रिकॉर्ड्स में, क्या वर्ड बोल रही हूँ, रिकॉर्ड्स में रिलेशनशिप कैसे बनेंगे। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है डीबीएमएस। तो आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जब आप डीबीएमएस पढ़ते हो तो आपको कुछ टर्म्स, अब कॉपीज निकाल लो, ठीक। मेरा आज का टॉपिक क्या है आपका, डीबीएमएस। फुल फॉर्म बताओ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स इसमें जो की टर्म्स यूज होती हैं, एक यूज होता है डेटा, एक यूज होता है डेटाबेस, और एक यूज होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग होंगी बेटा। सिस्टम, देखो बेटा, इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी। अभी मैंने डेटा स्टोर करवाया था, मैंने जो डेटा स्टोर किया था, मैंने किसका स्टोर किया था? आप लोगों का। मीन्स मेरे लिए एंटिटी क्या थी? स्टूडेंट। मान लो मैं ट्रैवलिंग के बिजनेस में हूँ, ठीक है। ट्रैवलिंग में बिजनेस में मैं किसका डेटा स्टोर करूँगी? मैं अपने कस्टमर्स का डेटा स्टोर करूँगी, और जिन जिन प्लेसेस में मैं ट्रैवल करवाती हूँ उस प्लेसेस का मैं डेटा को स्टोर करके रखूँगी। तो उस टाइम जो मेरी एंटिटी होगी, मेरे कस्टमर्स होंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस मेरी एंटिटी, मतलब जिसके रिगार्डिंग आप डेटा स्टोर करते हो, दैट कैन बी थिंग, प्लेस और पर्सन। आप उसके रिगार्डिंग डेटा स्टोर करते हो, वो आपकी क्या बन जाती है? एंटिटी बन जाती है। अच्छा, एंटिटी का जब आप डेटा स्टोर करते हो तो डेटा स्टोर करने के लिए आप उसके कुछ फील्ड्स डिसाइड करते हो। अगर तो मैं आपका डेटा स्टोर कर रही हूँ और मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मुझे आपका किस किस डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी फ़ीस कितनी, आप कोर्स कर रहे हो, क्या इतना ही डेटा स्टोर करवाऊंगी?
लेकिन अगर मैं पासपोर्ट ऑफिस में बैठी हूँ, मुझे आप लोगों का डेटा चाहिए क्योंकि आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है, आपकी एज भी पूछूंगी, प्लस आपका कोई बर्थ मार्क भी पूछूंगी। क्या ये बर्थ मार्क पूछना या एज या हाइट ऐसा पूछना, क्या ये इंस्टीट्यूशंस में होता है? बिकॉज दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट आप कितनी हाइट के हो, आपका बर्थ मार्क, उनको क्या लेना देना। मतलब आपका डेटा लेने का पर्पस क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं कि आपके फील्ड कौन कौन से होंगे। मतलब अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हूँ तो मैं स्टूडेंट का एक आईडी स्टोर करूँगी, क्योंकि मुझे एक यूनिक नंबर स्टोर करना होगा। मैं उनका नाम स्टोर करूँगी, आप एग्जाम्पल को साथ में लिखेंगे बेटा। नेम स्टोर करूंगी, आईडी स्टोर किया, नेम स्टोर किया, उसका फीस स्टोर किया और उसका बैलेंस स्टोर किया। जो भी जिसके रिगार्डिंग डेटा स्टोर किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, हम इनको क्या क्या बोलेंगे। एक नाम तो आपको पता चल गया, क्या बोलेंगे, फील्ड्स। दूसरा नाम क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। और थर्ड नेम क्या है, आपको टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल दिख रहा है, ये टेबल है। टेबल में ये आईडी का क्या है, कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम। ये कौन सा कॉलम है बताओ, ये वाला कॉलम कौन सा है, नेम। ये कॉलम कौन सा है, फीस। तो मीन्स इसका एक और नाम हो सकता है क्या, कॉलम्स। इनको कॉलम्स भी बोलते हैं। अब मैंने इसमें डेटा रखा 1 नमन, उसकी फीस, उसका बैलेंस, 2 मेघा, उसकी फीस, उसका बैलेंस, ऐसे रखा, ठीक है। तो मतलब जो फील्ड्स का जो भी मैं डेटा रिकॉर्ड कर रही हूँ, फीस के रिगार्डिंग जो भी मैं इंफॉर्मेशन रख रही हूँ, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ये किसका रिकॉर्ड है, नमन का। इसको मैं रिकॉर्ड भी बोलूँगी, इसको मैं टप्पल भी बोलूँगी। क्या बोलूँगी, टप्पल, चप्पल नहीं, TUPLE, टप्पल। एंड रो, रो, क्योंकि ये देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे नमन का रिकॉर्ड बताइए, तो क्या आप ऐसे पढ़ोगे, इस सीरीज को पढ़ोगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे सारे स्टूडेंट्स के नेम बताइए, तो किधर को पढ़ोगे, इधर को पढ़ोगे, ठीक है। तो मतलब इसलिए ये कॉलम्स भी होते हैं। जब आप रिकॉर्ड पढ़ते हो तो उनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रिकॉर्ड्स इधर को होते हैं, कॉलम ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बहुत सारे मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड्स रख दिए तो नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ने क्या बना दिया, एक कंप्लीट टेबल। इसको टेबल भी बोल सकते हैं, इसको हम समटाइम्स फाइल भी बोलते हैं। टेबल का दूसरा नाम लिख लो, टेबल का दूसरा नाम होता है रिलेशन। टेबल का दूसरा नाम क्या होता है, रिलेशन। अब वो पूछता है, इतना लिख लिया सबने। अब वो पूछता है क्वेश्चन अब कैसे आएगा, जितना मैंने बोला उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। वो बोलेगा हिरार्की ऑफ डेटाबेस को एक्सप्लेन करो, या हिरार्की मॉडल ऑफ डेटाबेस को एक्सप्लेन करना है। डेटाबेस का जो हिरार्की मॉडल है, मतलब डेटाबेस बना कैसे, डेटाबेस बना कैसे, कैसे बना। पहले आइए ऊपर आते हैं। आपने ये टेबल बनाया, ये किसका है, स्टूडेंट का। अच्छा, ये आपका मान लीजिए ये जो टेबल है वो CA के बच्चों का है। एक ये लोग टेबल बनाएंगे किसका, CS के स्टूडेंट्स का। एक टेबल बनाएंगे किसका, CMA के बच्चों का। एक बनाएंगे BCom। ये सारे टेबल क्या एक ही कंपनी को बिलोंग करते हैं। इन सारे टेबल को कलेक्शन ऑफ दिस टेबल या कलेक्शन ऑफ दिस फाइल कॉल्ड डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ फाइल्स कॉल्ड डेटाबेस। तो वो पूछता है कि पूरा डेटाबेस का हिरार्की बताओ, कैसे कैसे बना।
पहले, सबसे पहले करैक्टर, जब टेबल बनता है, टेबल को स्टार्ट कैसे करते हो? यहाँ पर लिखा आईडी, एक करैक्टर लिखा ना, आई फिर डी, करैक्टर लिखा ना एक, ठीक है। तो करैक्टर से ये कहानी स्टार्ट होती है डेटाबेस की। पहले तो सिर्फ एक करैक्टर लिखते हो, आई लिखोगे, डी लिखोगे, जो भी फील्ड का एक करैक्टर लिखोगे। तो व्हाट इज द करैक्टर? करैक्टर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बिट्स। आपको पता है ना कि आप कंप्यूटर में कोई भी एक करैक्टर लिखते हो वो 0 और 1 में चेंज हो जाता है, ठीक है। 8 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं? 1 बाइट बनाती हैं। अच्छा, करैक्टर, जब करैक्टर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ करैक्टर मिलके क्या बना? कलेक्शन ऑफ करैक्टर मिलके क्या बना? आईडी है, क्या है मेरा? अब वर्ड ना कह के क्या बोलते हो उसको? फील्ड बोलते हो। तो फील्ड क्या होता है मेरा? कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। ओके। फील्ड के बाद आप क्या करते हो? रिकॉर्ड स्टोर करते हो, ठीक है। मतलब कि रिकॉर्ड कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स का जब आप डेटा डाल देते हो तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? रिकॉर्ड। और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलके क्या बना दिया उसने? टेबल जहाँ फाइल। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ने मिलके क्या बना दिया? टेबल जहाँ फाइल। और बहुत सारी फाइल्स ने मिलके क्या बना दिया? कलेक्शन ऑफ फाइल्स ने क्या बना दिया? डेटा बेस। दिस इज कॉल्ड द हिरार्की ऑफ डेटाबेस। पहले करैक्टर लिखोगे, वो बनेगा फील्ड, फील्ड का डेटा रखोगे, वो बनेगा रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड से बनेगी एक टेबल, और कलेक्शन ऑफ टेबल से बनेगा एक डेटाबेस। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, एक भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं करके आया था, मेरा नहीं, पूरे सीए का कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करके आया था। बच्चे को आंसर पता था, लेकिन इसका क्वेश्चन उसने कुछ ऐसे डाल दिया, हिरार्की मॉडल ऑफ डेटाबेस, ऐसे डाल दिया। ये आपकी कहाँ लिखा होगा? ये आपके स्टडी मैट में लिखा होता है। जब भी किसी चीज़ का आंसर दिया होगा ना, वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है उसके ऊपर लिखा होगा। तो आपने अपने स्टडी मैट से इनकी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी, डेफिनेशन स्टार्ट होने से पहले वो उसके बारे में क्या लिख रहा है वो एक लाइन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आपको आंसर आता होगा लेकिन वो पूछेगा किस ढंग से, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछता है। तो अपने स्टडी मैट में जब भी नीचे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ उसने उसको बोला कैसे है वो जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। ये मेरी बुक में भी है, आप देखिए मेरी बुक में DBMS आपका किसी को मिल जाए तो मुझे बता दें। लिखा मिल गया? लिखा? हाँ 48 पेज पे। हाँ कौन शैतान है? 48 पेज पर देखो लिखा है ना, ब्रीफली द टर्म्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बिलो। चैप्टर 2। ये देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये आपको टर्म्स एक्सप्लेन की हुई है, करैक्टर, फाइल, ठीक है। ये करैक्टर क्या होता है? इसने सीरीज में नहीं दिया, मैंने आपको सीरीज में दे दिया है कि पहले करैक्टर होगा, फिर फील्ड होगा, उसके बाद क्या होगा? रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड से क्या बनेगी? फाइल या टेबल, और कलेक्शन ऑफ फाइल क्या बनाएगा? आपका डेटाबेस। तो इसका क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया कि क्वेश्चन कैसे बोलेगा? हिरार्की मॉडल ऑफ डेटाबेस को एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन इसका ऐसे बना, राइट। 2 मार्क्स में पूछा गया था, तो 2 ही मार्क्स तो गए। अरे 2 ही मार्क्स तो होते हैं उसमें, उससे ज़्यादा तो पूछता ही नहीं, इतना ही देता बेटा।
आईटी में बूंद बूंद से सागर भरता है, वो आपको इस एग्जाम्पल को वो प्रूव करके दिखाता है आईटी के पेपर में। सारे क्वेश्चन 2-2, 3-3 मार्क्स के। चलिए डीबीएमएस, अब अभी तक हमने जो समझा है, अभी तक हमने क्या समझा कि डेटा क्या होता है, ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, राइट। अच्छा अभी तक तो डेटाबेस समझा, डेटाबेस समझा, फिर डीबीएमएस क्या होता है, व्हाट इज द डीबीएमएस? बेटा जो जी आप डेटा स्टोर कर रहे हो ना, ये तो 2 ही टेबल हैं, सिर्फ 2 टेबल हैं। पीसी एमएनसी कंपनी में कितने टेबल होते होंगे? लाखों टेबल होते होंगे पीछे। उन सब टेबल में आपको डेटा दे रहे हो, उन सब टेबल में लेके जाना, उसको अपडेट करना। मान लो बैंक का एग्जांपल ले लो, बैंक्स में कितने कस्टमर्स होते होंगे, एक बैंक के कितने कस्टमर हैं, रोज तुम कितनी ट्रांजैक्शंस कर लेते हो, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो, कभी इंश्योरेंस का देते हो, आपकी स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली आपने किस डेट को किसको क्या पेमेंट की वो पूरा लिखा हुआ आता है, ठीक है। एक ही प्लेस पे डेटा स्टोर नहीं होता, अगर जो डेटा है बैंक में अलग अलग जगह पर स्टोर है, वहां पर डेटा को रखना, वहां से डिलीट करना, अपडेट करना, इसको जो करता है उसको बोलते हैं डीबीएमएस। सो डीबीएमएस इज व्हाट? डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर, DBMS is a software which manage your database, जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। मतलब आपके डेटा को कलेक्ट करना, आपके डेटा को स्टोर करना, आपके डेटा को अपडेट करना, आपके डेटा को मॉडिफाई करना, आपके डेटा को रिट्रीव करना या एक्सेस करना, ठीक है, आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे फंक्शंस, दीज आर द फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय योर डीबीएमएस, जो पीछे डेटा को ले जाकर रखेगा, ठीक है। जैसे ही आपके आईसीएआई का नया रजिस्ट्रेशन होता है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही हुआ और स्टूडेंट ने जो जो इन्फॉर्मेशन अपनी दी, ठीक है, उसको किस किस टेबल में, आईसीएआई के किस टेबल में जाके स्टोर करेगा, उसकी सारा जो काम है वो उस सॉफ्टवेयर का कौन करता होगा? डीबीएमएस करता होगा, ठीक है। तो ये डीबीएमएस का काम होता है। चलिए एक बार हम अपने उससे पढ़ लेते हैं, बुक में से पढ़ लेते हैं। डीबीएमएस क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए अपना प्लीज। एक्सप्लेन द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल यूजिंग द डीबीएमएस। मैंने आपको बताया था कि घर में आपकी मम्मी डीबीएमएस होती है, बताया था, ठीक है। मम्मी कैसे डीबीएमएस होती है कि घर में जो भी सामान आता है उसको कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, किसको कौन सा सामान देना है, राइट। अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ है उसको सिक्योरिटी में रखना, वो भी सारा काम कौन करती है? मम्मी करती है। मतलब उसका अरेंजमेंट करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जब रिक्वायर्ड है उसको प्रोवाइड करना, वो सारा काम किसका होता है? डीबीएमएस का होता है। तो डीबीएमएस क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव उसके क्या होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले जैसे आपने अपना बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग कर रहे हो, अपने बैंक अकाउंट में आपने इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको चाहिए कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो बैंक बैलेंस के लिए आपके बैंक के डेटाबेस से ही तो डेटा उठा के आपको देगा। तो पहले डीबीएमएस के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, तो डीबीएमएस क्या करेगा? नो द इंफॉर्मेशन नीड। आपने अपना क्या मांगा है? बैंक बैलेंस मांगा है, ठीक है। आपने बैंक बैलेंस मांगा, उसने आपके लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखा दी, क्या आपका पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं। जो मांगा वो ही दे, मतलब पहले वो जानता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन की नीड क्या है, आप क्या जानना चाहते हो। सेकंड, एक्वायरिंग द नीडेड इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को उठा के लेके आएगा, ठीक है। थर्ड, उसको प्रेजेंट करेगा मीनिंगफुल। अगर आप स्टेटमेंट आपको जब देते हैं तो मीनिंगफुल वे में होती है ना, इधर डेबिट्स होते हैं, इधर क्रेडिट्स होते हैं, इधर बैलेंस होता है। अच्छा ऐसे कर दे, क्या हुआ? पहले डेबिट दिखा दे, फिर तुम्हारा नेम दिखा दे, फिर बैलेंस दिखा दे, फिर क्रेडिट दिखा दे। कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आपको है? प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है इसमें? वही फील्ड तो है, समझ नहीं आ रहा ना, समझ नहीं आ रहा कि किस डेट को कितना। अच्छा पहले उसने 1 जुलाई की ट्रांजेक्शन दिखाई, फिर उसने 4 जुलाई की दिखाई, फिर उसके बाद 2 जुलाई की दिखाई, चलेगा?
मीनिंगफुल वे में, ठीक है। अश्योरिंग द इंफॉर्मेशन क्वालिटी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि उसने बीच में से 2-3 ट्रांजेक्शन मिस कर दी, वैसे ही दिया मीनिंगफुल वे में दिया 1 2 3 4, लेकिन 4th को जो ट्रांजेक्शन हुई थी ना खा गई, चलेगा, एंड का बैलेंस तो ठीक ही आ रहा है। हाँ, आपको पता नहीं ना कि बीच में घपला कुछ हो सकता है, तो क्वालिटी को भी मतलब वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। जैसे मम्मी खाना देती है वही दिया ना जो आपने मांगा, सड़ी हुई रोटी दे दे फिर क्वालिटी तो मेंटेन नहीं है, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टूल सो दैट द यूजर इन द इंटरप्राइज कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर, मतलब आपको कुछ टूल्स दे जिससे आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाओ। आप अपनी इंफॉर्मेशन में अगर अपनी मिनी स्टेटमेंट देखनी हो तो कैसे देखते हो? एटीएम से जाके देखते हो, ओके। अगर वैसे ही बैलेंस शीट देखना है तो आप एसएमएस कर देते हो बैंक को, मतलब आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है ना जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है टेलीपैथी नहीं है, आपने सोचा और उसने दे दी, कुछ टूल्स होंगे जो आपको देगा जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। दीज आर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है डीबीएमएस के? आपको पहला ऑब्जेक्टिव जो चाहते हो वो दे, ठीक है। पहले आपकी नीड को समझे, उसको एक्वायर करें, उसको मीनिंगफुल में वे में ऑर्गेनाइज करें, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें और उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन लेते हो उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर टूल्स भी दें। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब अभी मैंने दिखाया ना कि डीबीएमएस क्या करता है, डेटा को रिकॉर्ड भी करता है, ऐड भी करता है, अपडेट भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, डिलीट भी करता है, सिक्योर भी करता है। ये बस जो मैंने वो लिखाया है वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस हैं आपके डेटाबेस के। अच्छा, नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द आपका डेटाबेस मॉडल्स, कि आपके डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। वो हिरार्की मॉडल थी, ये डेटाबेस मॉडल है। डेटाबेस मॉडल का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है कि पहले भी कंपनी क्या टेबल की फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करती होंगी? नहीं, ये तो अभी जो है रिसेंटली आपके डेटाबेस में बैंक्स अपने डिजिटल जो है रिकॉर्डिंग करते, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो भी डेटा आप लोग स्टोर करते थे वो फाइल्स की फॉर्म में होता था, मतलब पहले डेटाबेस मॉडल कोई और होता था। डेटाबेस मॉडल का मतलब क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ योर डेटाबेस। डेटाबेस मॉडल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ योर डेटाबेस। मैंने आपको फॉर्म दिखाया एमएस एक्सेस में, मैंने आपको एमएस एक्सेस में ये फॉर्म दिखाया एक, बोल जा भाई, फिर नहीं बोल रहा, गुस्सा हो गया। ये फॉर्म दिखाया, आप बता सकते हो कि इसके पीछे में लॉजिकल अरेंजमेंट, ये टेबल, इसमें इसके पीछे कितने टेबल्स बने होंगे, क्या बता सकते हो? अच्छा, वो टेबल आपस में अटैच कैसे होंगे, वो दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि जो पीछे वो टेबल बने हैं ना उनका आपस में जो रिलेशन बना है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटाबेस। तो पीछे टेबल कैसे बने हुए हैं, पीछे डेटा स्टोर कैसे, आपस में लिंक्ड कैसे है, आपस में लिंक्ड कैसे है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल, उसको मॉडल कहते हैं। सबसे पहले जो मॉडल आया था जो आपकी बुक में दिया हुआ है डेटाबेस मॉडल, सबसे पहले आया था हिरारिकल। हिरारिकल डेटाबेस मॉडल। अच्छा, इस मॉडल में क्या होता था, क्योंकि उस टाइम टेबल नहीं थे, तो जो डेटा स्टोर होता था वो किस में स्टोर होता था, फाइल्स में। जैसे आप एमएस वर्ड में फाइल बनाते हो ना, कुछ ऐसी फाइल्स होती थी, उनमें स्टोर किया करते थे। तो जो डेटा बेस बनाता था, किसी कंपनी का भी डिज़ाइन करता था, वो कहता था कि आपका डेटा कैसे स्टोर होगा, पहले आप बताइए कि आपने किस चीज़ का डेटा स्टोर करना है। हमने कहा कि हमने पहले स्टोर करना है कंपनी का। किसका डेटा स्टोर करना है, कंपनी का। फिर वो पूछता था अच्छा उसके नीचे कौन कौन सी फाइल्स बनाऊँ, क्योंकि उसके साथ कोई फाइल भी अटैच होंगी। हमने कहा कि हमारी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स हैं,
आप 3 फाइल्स बना दिए, D1, D2, D3, 3 फाइल्स बना दी उसने, ऐसे स्टोर होता था। फिर उसके नीचे उसके एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर होगा, मतलब मान लो कि D1 में एम्प्लॉय काम कर रहा है E1 और E2, D2 में एम्प्लॉय काम कर रहा है E3 और E4। ये काम कर रहा है E5। मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगी, आपको इसके ज़्यादा टेक्निकल पार्ट में नहीं जाना, जितना समझाऊँ उसको समझना। अब देखो, अगर मैं इस मॉडल को समझूं तो आपको ये कैसा लग रहा है, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है? एक ट्री की तरह है ना, इन्वर्टेड ट्री ऐसे होता है, ऊपर को होता है, लेकिन ये क्या है, नीचे को स्टोर हो रहा है। तो इसकी जो शेप है वो क्या है, कैसी है? इन्वर्टेड ट्री की तरह। मतलब जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि ये कैसा दिखाई देता है? दिस मॉडल लुक लाइक से इन्वर्टेड ट्री, राइट। इसका सबसे पहली फाइल जो होती है, जब पहला रिकॉर्ड होता है जिससे बाकी लिंक होते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट नोड। ये सारी नोड्स हैं जो मैंने बना रखी हैं, लेकिन जो पहली नोड होगी वो कौन सी होगी? रूट नोड। अच्छा, जो ऊपर होती है उसको पेरेंट भी बोलते हैं। ये पहली नोड जो है ये कौन सी नोड है? पेरेंट। एक तो इसको क्या हो जाता है, ये कौन सी नोड है? पेरेंट। बोल रहे कमाल कर दिया, लिखने नहीं दे रहा। पेरेंट रूट नोड। और ये वाली, अच्छा इसकी कंपनी एक पेरेंट रूट नोड है, और ये उसका क्या हो गया? बच्चे। इसकी कंपनी के कितने बच्चे हैं? 3। ओके, डिपार्टमेंट 1 के कितने बच्चे हैं? 2। अच्छा, यहाँ पर ये 1 है, ध्यान से समझना। ऊपर कंपनी 1 है, नीचे 3 रिकॉर्ड्स हैं ना उसके साथ रिलेटेड, मतलब उसके साथ रिकॉर्ड कितने रिलेटेड हैं? काफ़ी सारे, तो मैनी हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट 1 है, नीचे रिकॉर्ड कितने हैं? एक से ज़्यादा, मतलब मैनी। आप बताओ ये रिलेशनशिप कैसे बन रहे हैं? 1 to मैनी के। अच्छा, अगर मैं इस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो ये डिपार्टमेंट में इसके साथ एक ही एम्प्लॉय अटैच है, तो ये कौन सा बन रहा है? 1 to 1। तो ये वाला मॉडल कितनी तरह के रिलेशन को सपोर्ट कर रहा है? 1 to मैनी और 1 to 1 को कहता है, 2 तरह के, 1 to मैनी और 1 to 1। कहते हैं इस मॉडल में अगर आपका एम्प्लॉय 1, सपोज करो एम्प्लॉय 1 डिपार्टमेंट 1 के लिए भी काम कर रहा है और डिपार्टमेंट 2 के लिए भी काम कर रहा है, तो आप इसके रिकॉर्ड को ऐसे अटैच नहीं कर सकते थे, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसे हो जाता तो E1 एक ही बच्चा है, उसके ऊपर पेरेंट्स कितने बन जाते? 2। कहता है मेरे मॉडल में बच्चे का एक ही पेरेंट हो सकता है। हाँ, पेरेंट के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे का पेरेंट एक ही होगा। ये बच्चा है, इसका पेरेंट एक ही है, माई बाप एक, D1, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो बताओ, अगर ये बेचारा एम्प्लॉय मेरा E1 डिपार्टमेंट 1 के लिए भी काम कर रहा है, डिपार्टमेंट 2 के लिए भी, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट 2 को भी तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि नहीं? उसको भी तो रखना पड़ेगा ना, एम्प्लॉय ने कितना काम किया, उसको मैं कितनी सैलरी दे रहा हूँ, उसका रिकॉर्ड। तो इस केस में क्या करूँ? इस केस में वो क्या करते थे कि E1 का रिकॉर्ड यहाँ भी होता था और E1 का रिकॉर्ड यहाँ भी होता था। आपको लग रहा है ये डुप्लीकेसी हो रही है? आप जब अपना CA का फॉर्म भरते हो, ठीक है, पहले आपने CPT के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है। जब आपने IPCC के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या उसने फिर दोबारा से नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर पूछा कि पीछे के CPT वाला उठा लिया? CPT वाला, तुमने एक्सपीरियंस ही नहीं, इतना हम कहाँ ध्यान देते। CPT वाला दोबारा नहीं पूछा होगा उसने, ठीक है। आपका CPT का जो NRO नंबर है ना, वही IPCC करेगा, वही आपको फाइनल करेगा, क्योंकि उसने एक आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया एक टेबल में। बार स्टोर करके क्या करेगा? अपने पीछे कंप्यूटर में अपनी स्पेस को ही क्या करेगा? खराब करेगा। तुम ही हो ना वो जो CPT भी कर रहे हो, तुम ही हो जो IPCC कर। बार क्या तुमसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर पूछते रहना,
ठीक है, तो क्या करते हैं, बट वो जो है ना वो ये वाला मॉडल नहीं यूज़ करते होंगे, मतलब यहाँ पर बच्चा किस में है, CPD में, यहाँ पर IPCC में है। अब IPCC को सेम ही बच्चे का एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे नहीं बनती थी, तो उसको क्या रखना पड़ता, दोबारा से रिकॉर्ड रखना पड़ता, तुमसे पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी दोबारा से पूछता, तो डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड हो जाती। मतलब हिरारिकल का एक डिसएडवांटेज क्या था कि यहाँ क्या थी, डुप्लीकेसी थी। अब पता है डुप्लीकेसी होने से क्या होता है, इस एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, इसने रेंट पे रह रहा था, अब इसने एड्रेस चेंज कर लिया, अब उसने डिपार्टमेंट 1 को तो इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट 2 को इन्फॉर्म करना भूल गया, तो डिपार्टमेंट 1 में तो उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ दिखाई दे रही होगी और डिपार्टमेंट 2 में इन्फॉर्मेशन कुछ दिखाई दे रही होगी, वहाँ एड्रेस कुछ, वहाँ एड्रेस कुछ। इसने कुछ उसको भेजा, डॉक्यूमेंट्स भेजे, ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट भेजे, इसने तो ठीक एड्रेस पे भेजे होंगे, जब इसने भेजे होंगे तो वो कहाँ गए होंगे, रॉन्ग एड्रेस, जबकि आ किससे रहा, एक ही कंपनी से आ रहा है। दिस इज कॉल्ड, जब डुप्लीकेसी होती है ना रिकॉर्ड्स की, तो बीच में क्या आ जाती है, इनकंसिस्टेंसी, क्या आ जाती है, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। जैसे ये लोग हैं, आपसे अगर CA का फॉर्म भरवाते हैं, अकाउंट्स के लिए अलग से फॉर्म भरवाए, ऑडिट के लिए अलग से भरवाए, IT के लिए अलग से भरवाए, तुम भी पागल हो जाओगे। अच्छा, ये भी संभालते संभालते पागल हो जाएंगे, खुदा ना खाते तुम्हारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, वो तो रोज ही होता है, ठीक है। उन्होंने 2 फॉर्म में कर दिया, तीसरे में किया नहीं, तीसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। दैट इज कॉल्ड कि क्या आ रही है बीच में, इनकंसिस्टेंसी आ रही है और डुप्लीकेसी आ रही है, ठीक है। ये आपके किसके, हिरारिकल के क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। एक और ड्रॉबैक है, मैंने आपको समझाया था IT के पेपर में, जब आप उसके फायदे लिखो तो बस क्या सोचना है, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सोचना है। ये कौन से रिलेशनशिप को सपोर्ट करता था, 2 तरह के रिलेशनशिप, 1 to 1 और 1 to many। जब इसका डिसएडवांटेज लिखो, 2 ही तरह के, ओनली 2 रिलेशनशिप, 1 to 1 एंड 1 to many, ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज, अच्छा वो एडवांटेज नहीं हो सकता, सेकेंड डिसएडवांटेज, देयर इज ए डुप्लीकेसी, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इसमें एक वर्ड आता है, रिडंडेंसी का मतलब जब रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं। और थर्ड क्या आता है, इनकंसिस्टेंसी। देखो पढ़ते हैं इसको, इस मॉडल को आप अपनी बुक से पढ़ो, समझ आ गया ये मॉडल कैसा है, कैसे डेटा स्टोर होता है। चलो बुक से पढ़ते हैं एक बार। हिरारिकल डेटाबेस मॉडल पढ़ो पढ़ो। Hierarchical structure database is arranged logically in an inverted pattern है उसका, ठीक है। Second, all records in hierarchical nodes are called, hierarchical is called nodes। सारे records को हम क्या बोलते हैं, इसमें nodes बोलते हैं। Each node is related to the other in the parent child relationship। सारे जो nodes होते हैं आपस में जो अटैच होते हैं किस रिलेशनशिप पे, पेरेंट, ऊपर वाला पेरेंट, नीचे वाला चाइल्ड। ईच पेरेंट रिकॉर्ड में है, हर पेरेंट के कितने बच्चे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट ईच चाइल्ड ओनली है 1 पेरेंट, एक बच्चे का एक ही पेरेंट होगा। लास्ट दी पॉइंट, दिस इंप्लीमेंट्स द 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप। प्लीज इसी के साथ लिख लो, इसका डिसएडवांटेज यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया होगा, आप लिख लो कि इसमें क्या होती थी, डुप्लीकेसी होती थी और इनकंसिस्टेंसी होती थी। मेरे से लिखा नहीं जा रहा है इसमें, चलो मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, तुम लिखो ना। अच्छा तुम लिख नहीं सकते, तुम्हारे पास ऐसा प्रोविजन नहीं है, क्या लिखो बेटा, डुप्लीकेसी और सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंसी। समझ आ गया इस मॉडल के बारे में। फीचर क्या होता है, कहाँ चला गया तू, फीचर्स, उसकी विशेषताएं। देखो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है जो इसका फीचर दिया हुआ है, ये पहले वाला कि द हिरार्की शुड बी प्री डिटर्मिन्ड। हिरार्की पहले से बतानी पड़ती थी, मतलब आप बताइए कि आपकी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट 1 2 3, वो 3 नीचे फाइल बना के देगा आपको। ऐसा नहीं आपने कहा कि नहीं आज तो हमें एक नया डिपार्टमेंट खोलो, वो कहता पूरा मॉडल चेंज करना पड़ेगा,
बहुत ज़्यादा मतलब प्री डिटर्मिन था। आजकल क्या होता है, रोज कंपनी में नया प्रोडक्ट आ रहा है, नई सर्विसेज दे रहे हो, रोज उसका डेटाबेस मॉडल चेंज होता है। अगर वो हियरार्किकली होता है ना तो बहुत मुश्किल हो जानी थी। तो ये जो मॉडल था वो क्या था, प्री डिटर्मिन, पहले ही सोचना पड़ता था कि पीछे कितनी फाइल्स बनेगी, राइट। ओके, एड हॉक क्वेरी कैन नॉट बी पॉसिबल। एड हॉक क्वेरी कैन नॉट बी पॉसिबल का मतलब है कि अगर आपको एम्प्लॉय 1 के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको इंफॉर्मेशन लेनी है एम्प्लॉय 2 के बारे में, सपोज करिए, तो आप पहले कंपनी के बारे में बताओगे, फिर उसके डिपार्टमेंट के बारे में बताओगे, फिर एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब जो बिगिनिंग होती थी कहाँ से होती थी, रूट से होती थी, तो नीचे आके एड हॉक नहीं हो सकती कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन उठाना, ऐसा नहीं, सारी इंफॉर्मेशन लिंक होके जाती थी। तो एड हॉक क्वेरी इज नॉट पॉसिबल इन हियरार्किकल डेटाबेस मॉडल। ये भी आपको क्या लगता है डिसएडवांटेज हो गया इसका, ठीक है। When parent node is deleted, all the child nodes get automatically deleted. आप कंपनी की फाइल को डिलीट करो, सब डिलीट, आपने इसको डिलीट किया नहीं, नीचे सारा स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाता, ठीक है। ये भी ओके। इफ पर्टिकुलर रिकॉर्ड हैज टू बी ट्रेस देन ट्रेसिंग विल स्टार्ट। वही एड हॉक तो हो नहीं सकता था, जो भी कुछ ट्रेस करना होता था तो ट्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट होती थी, रूट से स्टार्ट होती थी, कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए होता था। तो ये इस मॉडल का था। जो मैंने आपको बनाया है MS एक्सेस में, वो कौन सा मॉडल है, वो है RDBMS। पहले आज भी हियरार्किकल मॉडल होता है। एक्चुअली कुछ डेटाबेस ऐसा होता है जिसकी जो बिगनिंग होती है वो रूट से करनी पड़ती है, तो डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग बैक में डेटाबेस मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको इतना नहीं सोचना कहाँ होगा कहाँ नहीं, वो आपके काम की नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मॉडल कौन कौन से होते हैं। अच्छा, दूसरा मॉडल क्यों आया होगा, कोई चीज़ आगे क्यों आती है, क्योंकि पीछे वाली चीज़ में कुछ फ्लॉ होंगे, कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को पूरा करने के लिए हमारे पास दूसरा मॉडल आया, कौन सा नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। अब देखो इसने क्या किया, अच्छा इसने कुछ तीर नहीं ज़्यादा मारा, इसने उसी मॉडल को ना थोड़ा सा चेंज किया। आपको कहता क्या खटक रहा है इसमें, अगर मैं ऐसा मॉडल बना रहा हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा देखो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्या आती है कि रिकॉर्ड जो क्या होता है डुप्लीकेट हो जाता है, कि अगर मेरा एम्प्लॉय 1 यहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉय 1 इधर भी काम कर रहा है, तो मेरे को दोबारा से इसका क्या करना पड़ता था, रिकॉर्ड रखना पड़ता। कहता बस इतनी प्रॉब्लम, मैं तो फिलहाल तो इतनी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा जो है अगर मेरा 1 लाख एम्प्लॉय वो एक ही डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहा है, दूसरे के लिए भी, तो मेरा जो पीछे स्टोरेज आती थी वो 2 लाख की हो जाती थी, ठीक है। तो कहते चलो उसने क्या किया, इस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इससे बना दिया, मतलब इसने अल्टीमेटली किस रिलेशनशिप को सपोर्ट कर दिया, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन, सभी टाइप का रिलेशनशिप को सिर्फ इतना चेंज किया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया। अदरवाइज बाकी सारा कुछ सेम था। क्या था, इन्वर्टेड ट्री था, प्री डिटर्मिन्ड आपको करना पड़ता था, एड हॉक क्वेरी इसमें भी पॉसिबल नहीं थी। आपकी जो ट्रेसिंग है कहाँ से स्टार्ट होती थी, रूट से स्टार्ट होती थी, बाकी सब कुछ सेम था। सिर्फ इसने क्या किया, इसने आपके 4 टाइप्स के रिलेशनशिप को सपोर्ट कर दिया। कौन कौन सा रिलेशनशिप, ये 1 to 1 भी बनाने लगा, 1 to many जो वो भी बनाता था, इसने तीसरा कौन सा सपोर्ट कर दिया, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1 का, ये भी सपोर्ट करवा दिया। हो सकता है कि यहाँ पर एक E5 एम्प्लॉय हो, इसका डिपार्टमेंट 2 में भी, तो यहाँ तो ये 1 है, ऊपर मैनी, तो ऊपर मैनी है डिपार्टमेंट, लेकिन नीचे एम्प्लॉय तो एक ही है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, मैनी टू 1 का। इसने यही चेंज किया, इसके अलावा कुछ नहीं चेंज किया। बाकी जो उसके डिसएडवांटेज लिखोगे कि इट शुड बी प्री डिटर्मिन्ड, एड हॉक क्वेरी इज नॉट पॉसिबल, ट्रेसिंग इज बिगिनिंग फ्रॉम द रूट, ठीक है, वही लिखना है। इसका एडवांटेज क्या था कि इट सपोर्ट्स 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कौन कौन से, 1 to 1, 1 to many, many to many एंड many to 1। इससे करने से क्या हुआ, इसने रिड्यूस कर दी, इसने रिड्यूस्ड कर दी क्या, डुप्लीकेसी।
ऑब्वियसली इस मॉडल के आने से डुप्लीकेसी रिड्यूस हुई होगी, इनकंसिस्टेंसी भी रिड्यूस हुई होगी। तो यही बात, इन 4 रिलेशनशिप से जो फायदा हुआ वो फायदा मिला। चलो पढ़ो बुक में से क्या बोल रहे हैं। It is built on the concept of a multiple branches emanating from one or more nodes, while the model differs from the hierarchical model in that branches can be connected to the multiple, मतलब जो ब्रांच है, अगर कोई ब्रांच है that is can connected to the multiple, मतलब ऊपर पेरेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। The network model is able to represent redundancy मतलब डुप्लीकेसी, इसके ऊपर लिख लो डुप्लीकेसी, इन डेटा मोर एफिशिएंटली दैन द हिरारिकल मॉडल। इसने हिरारिकल मॉडल के प्लेस पर जो इसकी डुप्लीकेसी थी उसको मोर एफिशिएंटली हैंडल किया। इट मीन्स कि दिस फीचर सपोर्ट्स द 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड द many to many रिलेशनशिप टाइप्स। फिर इसमें फीचर्स में क्या लिख सकते हैं कि ये मॉडिफाइड वर्जन था किसका, हिरारिकल का। अच्छा, और क्या था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप सच अ मॉडल। अब एक टेबल किस किस के साथ रिलेट होगा, वो सारा कुछ, क्योंकि प्री डिटरमिनेंट था। क्या था, प्री डिटरमिनेंट था। तो एक एम्प्लॉय कितने जनों के साथ काम करेगा, वो सारा कुछ हैंडल बैक में करना बहुत डिफिकल्ट था। बाकी रिलेशनशिप के बारे में बताना है और प्री डिटरमिनेंट वो मैंने बता ही दिया, बाकी सब कुछ यही लिखना है, बाकी वही सेम है जो हिरारिकल में है। बस इसमें चेंजेस क्या था, 4 टाइप के रिलेशनशिप थे, डुप्लीकेसी और इनकंसिस्टेंसी को हैंडल किया था इसने एफिशिएंटली। अब जो मॉडल आया, क्योंकि इन मॉडल्स में जो हिरारिकल मॉडल था और नेटवर्क मॉडल था, इनमें जो डेटा स्टोर होता था वो किस में होता था, फाइल्स में। उनके सामने फाइल्स लिख लेना। फाइल्स में डेटा स्टोर करना बड़ा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि फाइल्स में स्टोर करने के लिए आपको प्री डिटरमिनेंट डेटाबेस मॉडल बनाना पड़ता था। फिर उन्होंने डेवलप किया RDBMS। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। R का मतलब रिलेशनल, टेबल का दूसरा नाम क्या होता है, रिलेशन, ठीक है। क्योंकि इस डेटाबेस में जो डेटा रिकॉर्ड होता था वो डेटा टेबल की फॉर्म में होता था, तो इस DBMS का नाम रख दिया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो आजकल 2 डेटाबेस चलते हैं, एक RDBMS चलता है और एक ODBMS चलता है, ठीक है। O के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले RDBMS। आपने देखा होगा बहुत सारी जो छोटी मोटी फॉर्म्स भी होती हैं वो भी अपना जो डेटा रखते हैं वो टेबल की फॉर्म में रखते हैं। टेबल्स को पीछे से क्या किया जाता है, टेबल को बैक एंड पे क्या किया जाता है, आपस में अटैच किया जाता है, मतलब उनमें क्या बनाए जाते हैं, रिलेशन बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें प्री डिटरमिनेट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने एक्सेस बनाया, जब मैंने एक्सेस में टेबल बनाए, क्या मैंने पहले बताया कि मुझे कितने टेबल बनाने, नहीं बताया, मैं कितने भी टेबल बना सकती हूँ। मतलब देयर इज नो प्री डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, आप कितने भी टेबल बनाते हो। नई ब्रांच को लिया, नया टेबल क्रिएट कर दो, तो इसमें प्री डिटरमिनेट नहीं होता, इसमें एडहॉक क्वेरी। अगर आपको सिर्फ इस टेबल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ इस टेबल की, तो इस टेबल का फॉर्म डिजाइन करके मैं आपको दे दूंगी। मैंने फॉर्म डिजाइन किया, क्या मैंने सभी रिकॉर्ड्स उठाए, नहीं। आपको जो चाहिए आप उस टेबल को उठाओ, तो कोई भी आप एडहॉक क्वेरीज कर सकते हो। आपका जो सर्च है ट्रेसिंग रूट से नहीं स्टार्ट होगी, क्योंकि ऐसा कोई रूट नहीं बनाया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी ड्रॉबैक्स थे हमारे हिरारिकल के और नेटवर्क मॉडल के, वो सारे के सारे किसने सॉल्व कर दिए, आपके RDBMS ने। RDBMS ने उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया और बहुत सिंप्लीफाइड। कोई कॉम्प्लिकेट लगा आपको, मैंने वहाँ पर 2 टेबल बनाए, कोई कॉम्प्लिकेट लगे, क्या करना है, क्रिएट करना है टेबल, फील्ड लिखो, बस उसका जिसके साथ रिलेशन बनाना है बना लो। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया उसने DBMS के मॉडल को। जो बुक में से देखो क्या बोल रहा है वो RDBMS के बारे में। Here data is arranged in किसमें अरेंज होता है ये डेटा, टेबल में क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम, ठीक है। रिलेशन टेबल इज कॉल्ड, टेबल को और क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, रिलेशन। रो को क्या क्या कहते हैं,
रो को क्या कहते हैं? टपल। कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट या फील्ड, जो भी लिखा है, जो मैंने वहाँ बताया तो वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। सम रिलेशनल DBMS यूज दीज टर्म्स, कहते हैं कुछ DBMS के में ये टर्म्स यूज होती हैं। अदर यूज द टर्म्स टेबल, कुछ सिर्फ उसको टेबल कहते हैं, रो कहते हैं, कॉलम कहते हैं। स्टिल अदर यूज, कुछ टेबल के प्लेस पे क्या नाम यूज कर लेते हैं? फाइल, और टपल के प्लेस में रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट के प्लेस में फील्ड। अल्टीमेटली वो नाम बता रहा है कि हम जब टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको कॉलम भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। जो रो होती है उसको हम टपल भी बोलते हैं, उसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम रो भी बोलते हैं। बस इतना ही बताना है। आप अपने से बता सकते हो कि इट इज़ वेरी इजी। जो मैंने बताया वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। एडवांटेज क्या हो गया? हाईली फ्लेक्सिबल टू प्रोग्राम और रिट्रीव डेटा। डेटा बहुत इजीली, बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं भी डेटा किसी भी टेबल में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इट इज़ मच ईजियर टू यूज, कैन हैंडल क्वेरीज मोर एफिशिएंटली वे। आपको जितना डेटा रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ उसने का फॉर्म बनाओ और यूजर को दे दो। सारा पूरा जितना टेबल में स्टोर है सारी फाइल एक्सेस कराने की जरूरत नहीं, आप फॉर्म बनाओ और उतना प्रोवाइड करो। वेरी इजी टू यूज, ये इसका मेन एडवांटेज है। इसमें डिसएडवांटेज इसके क्या थे बेटा? प्रोसेसिंग एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली लो, क्योंकि टेबल बनते थे, बहुत सारे टेबल बनते थे बैक में, ठीक है। तो जो DBMS होते हैं ना, उनको प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू हिरार्किकल और डेटा नेटवर्क मॉडल। इसमें प्रोसेसिंग जो है ना काफ़ी, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड प्रोसेसर की काफ़ी चाहिए होती है। जब वो प्रोसेसर कहाँ से डेटा उठा रहा है, किस मॉडल से? RDBMS, ठीक है। प्रोसेसिंग काफ़ी चाहिए होती है और इसको कैपेसिटी और मेमोरी रिक्वायरमेंट भी इसकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर प्रीवियस मॉडल। आपका जो होना चाहिए कंप्यूटर, उसमें प्रोसेसर काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए, उसमें जो रैम है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप एक RDBMS मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हो। ये इसका डिसएडवांटेज, वही लिखा हुआ है, बस कुछ और नहीं है। सिर्फ प्रोसेसिंग, स्टोरेज वगैरह यही एक प्रॉब्लम होती है मेन RDBMS में। अदरवाइज जो उसकी दूसरी प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम? कैटलॉग क्वेरीज नहीं पॉसिबल थी, ट्रेसिंग करता था, वो सारे इसके एडवांटेज है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी मॉडल बन जाता है। टेबल स्टोर होते हैं, हैवी मॉडल कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया नहीं था। जब मैं वो डेटा टाइप पूछ रहा था ना, मैं नंबर टेक्स्ट दे रही थी, जैसे ही मैं नंबर टेक्स्ट सिलेक्ट करती हूँ ना, चाहे आप उसमें डेटा स्टोर ना करो, बैक में वो डेटा स्टोरेज ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए उसको स्टोरेज बहुत चाहिए होती है। जैसे ही डेटा टाइप उसके साथ असाइन होती है ना, वो अपने आप स्टोरेज ऑक्यूपाई कर लेता है। डेटा हो या ना हो, डेटा होगा वो फिर तो और भी ज़्यादा करेगा, तो स्टोरेज बहुत चाहिए होती है इस वाले मॉडल। नाउ यू आर गेटिंग व्हाट इज द RDBMS। RDBMS क्या होता है बेटा? स्टूडेंट्स को इन 3 मॉडल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती, हायरार्किकल में, नेटवर्क में, RDBMS में। उसको समझने में दिक्कत आती है ODBMS, ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रॉब्लम आप में नहीं है बेटा, प्रॉब्लम है कि आपको ये मॉडल डालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करी। तो जो भी बच्चा, अगर किसी बच्चे ने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, उसको पता है, उसको ये मॉडल समझ में आता है। आपने नहीं किया हुआ तो मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि ये मॉडल कैसे होता है, ठीक है। हो सकता कोई कहे कि ये गलत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वो एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअल में वैसा नहीं होता, तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, लिखोगे सही। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पहला एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने ODBMS कहाँ देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ। आप गेम खेलते हो, ठीक है। जब आप गेम खेलते हो, आपने देखा होगा जो कार्स या बाइक्स वाली गेम होती है, उसमें क्या होता है कि जब बाइक जा रही होती है, उसमें उसके बैक में बैकग्राउंड आ रहा होता है, ठीक है। कुछ किलोमीटर्स के जाने के बाद बाइक तो आगे जा रही है, लेकिन वो बैकग्राउंड रिपीट होता है। कभी ऐसा हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ किलोमीटर से वो चला जाता है, लेकिन वो बैकग्राउंड सेम रिपीट हो रहा होता है, क्योंकि अगर हाँ उसमें रिपीट, वो सेम चीजें रिपीट होती है, बार बार कुछ चीजें रिपीट होती है। क्योंकि बेटा अगर आप सोचो, आप 3 या 10 लाख किलोमीटर चलोगे, 10 लाख किलोमीटर का बैकग्राउंड डिजाइन करेगा, वो तो बैकग्राउंड डिजाइन करते करते पागल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें क्या करता है, वो बैकग्राउंड का कोई डेटाबेस होगा ना कि इतने ट्रीज आएंगे बीच में,
इतने स्टोन्स आएंगे, इतनी बिल्डिंग्स आएंगी, रोड ऐसा ऐसा होगा, वो भी तो एक डेटाबेस ही है ना। तो ODBMS में क्या करता है कि जो चीज़ उसको बार बार चाहिए होती है उसका एक ऑब्जेक्ट बना देता है। मतलब यहाँ पर उसने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, बैकग्राउंड का। मतलब यहाँ पर उसने बैकग्राउंड का पूरा डेटा स्टोर करवा दिया, ठीक है। बैकग्राउंड का उसने जब डेटा स्टोर करवा दिया फिर वो आगे गेम का भी डेटा तो स्टोर करेगा, ठीक है। अब वो प्रोग्राम लिख रहा है कि बाइक को जब कोई स्टार्ट करेगा तो ऐसा होगा, फिर वो इतने इतने किलोमीटर जाएगी, ये होगा। और यहाँ पर बैक में क्या आएगा, बैकग्राउंड। तो यहाँ पर इसको कॉल करेगा, इसका एक नाम दे देता है, मान लो उसका नाम दिया क्या, बी। तो यहाँ प्रोग्राम में सिर्फ क्या लिखेगा, बी। जैसे ही बी लिखेगा वो इस डेटा को कॉल कर लेगा, मतलब इस प्रोग्राम को उसने कॉल कर लिया, पीछे बैकग्राउंड आना शुरू हो गया। फिर वो लिखेगा कि जब राइडर जो है वो 1 लाख तक पहुंच जाए, फिर दोबारा से क्या रिपीट हो जाए, बी। क्या उसने ये सारा कुछ यहाँ पर सारा कुछ दोबारा लिखा कि सिर्फ इसको कॉल किया है, सिर्फ इसको कॉल किया। अगर ये लिखता लिखता अगर बी बीच में 10 बार रिपीट हो रहा है तो सिर्फ बी लिख रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग तो एक जगह पर, उसका डेटा तो सिर्फ एक जगह पर रिपीट है। कल को वो गेम वाला कहता है कि मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वो प्रोग्राम में वो बैकग्राउंड 10 बार लिखा हुआ है, 10 बार। क्या वो यहाँ पर चेंज करेगा, जहाँ यहाँ पर चेंज करेगा अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ सब में चेंज हो जाएगा, सिर्फ एक बार यहाँ पर चेंज करेगा इसमें। तो सोचो कि एक ऑब्जेक्ट बनने, किसी डेटा का जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसको यूज करना कितना इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे आप बेटा क्या कहते हो, अपना ईमेल आईडी एक्सेस करते हो, अच्छा वही सेम ईमेल आईडी किससे एक्सेस करते हो, फोन से भी करते हो। वही सेम ईमेल आईडी आपके लैपटॉप पे भी खुला होता है, अगर आपके पास कोई और टैब है ना उस पर भी खोल लो, है तो सेम ही ना, सेम ही है ना। इट मीन्स के ईमेल आईडी का क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी एक्सेस, मतलब क्या आ जाती है, रीयूजेबिलिटी। पहले क्या होता था कि ऐसे ODBMS नहीं होता था। आप अगर ईमेल आईडी आपने कहीं एक जगह पर खोला हुआ है ना, दूसरी जगह पर जब खोलते थे ना तो बोलता था इट्स ऑलरेडी ओपन। आप दूसरे लैपटॉप पे नहीं खोल सकते थे जब तक पहले पे ऑफ नहीं होता था, ये प्रॉब्लम आती। फिर उन्होंने अपना पूरा डेटा, जो आपके ईमेल आईडी का पूरा डेटा है, उसके क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। कितनी बार भी कॉल करो, ठीक है। आप अपने लैपटॉप से चेंज करोगे तो जो चेंज किया, क्या वो जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी खुला उसमें भी वो चेंजेस आएंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक जगह पर ही है, कॉल आप डिफरेंट प्लेस पे कर रहे हो। जब भी यहाँ से चेंज होगा तो इसी यहीं आएगा, यहाँ से होगा तो यहीं आएगा, ठीक है। ऐसा होता है, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि आप डेटाबेस का क्या बना देते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसको क्या करते हो रहते हो, रिकॉल करते रहते हो। सिर्फ ODBMS एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें आप वीडियो, इमेजेस, हैवी जो PDF सब कुछ सेव करके रख सकते हो, सब कुछ सेव करके रख सकते हो वीडियो। जबकि RDBMS में वीडियोस, हैवी वीडियोस नहीं सेव होती, तो क्योंकि आगे इतना ज़्यादा हमने इम्प्रूव किया है। अब आप जो डेटा स्टोर करते हो, आप वीडियोस भी स्टोर करते हो, इमेजेस भी स्टोर करते हो। अब आप अपने व्हाट्सएप का ही डेटा देख लो, आप सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं लिखते हो, उसमें तो वीडियोस भी डालते हो, इमेजेस, मतलब आपके व्हाट्सएप का डेटा कहीं तो स्टोर होता होगा। आप कितनी पीछे की कन्वर्सेशन को आप क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। सब कुछ रिकॉल होता है कि नहीं, तो वो कहीं सर्वर पर तो स्टोर होता होगा, है तो डेटा ही ना, तो किसी डेटाबेस मॉडल में स्टोर होता होगा। तो वो जिस डेटाबेस मॉडल में स्टोर होता है वो है ODBMS, ठीक है, उसको ODBMS कहते हैं। तो ODBMS के बारे में बस इतना याद रखना है कि इसमें डेटा का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, वीडियो, इमेजेस सब कुछ स्टोर कर सकता है। ऑब्जेक्ट को हम बार बार क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, कॉल भी कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो बस इतना याद रख लो, आपका ODBMS हो गया। फिर भी एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ODBMS, देखो, ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटी है ना। अभी मैंने जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का डेटा ही तो स्टोर किया। मैंने कहा एंटिटी क्या होती है, जिसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो, डेटा स्टोर करते हो। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, एंटिटीज। ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटी कन्वेइंग सम मीनिंग,
मतलब कोई मीनिंग कन्वे करते होगा, बैकग्राउंड एक मीनिंग कन्वे करता है। एंड पोजेसेस सर्टन एट्रीब्यूट्स, उसमें बैकग्राउंड में मैंने कौन कौन सा डेटा रखा, कुछ क्या क्या एट्रीब्यूट्स मतलब फील्ड्स, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, ट्रीज होंगे, रोड होगा, वो उसके एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स टू कैरेक्टराइज देम एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। इंटरेक्टिंग विद ईच अदर का मतलब क्या है कि जब जी वाला रोड आए तो उस टाइम इतने ट्रीज हैं, उस टाइम ये बिल्डिंग है, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद ईच अदर होगा। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोग्राम कोड। मैंने एक बार प्री डिफाइंड मतलब पहले बना के रख लिया, क्या बना के रख लिया, बैकग्राउंड बना के रख लिया पहले, गेम नहीं बनी अभी, मैंने क्या बना लिया, बैकग्राउंड बना लिया। दैट इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, मतलब सिर्फ वो क्या देगा, एक बैकग्राउंड देगा। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन। ये लाइन काट दो, बस आपने ये लिखना है कि ऑब्जेक्ट्स आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोग्राम कोड, एक प्रोग्रामिंग होती है जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता होता है, बस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा। ये क्या क्या स्टोर कर सकता है, इमेजेस को स्टोर भी कर सकता है, ऑडियोज को भी स्टोर कर सकता है और वीडियो को भी स्टोर कर सकता है। गेम चलती है तो ऑडियो वीडियो सब कुछ आता है। डी, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स प्रोग्राम टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिहेव एज ए डेटाबेस। अब जब मैं गेम लिख रही हूँ वो तो प्रोग्राम ही है ना, प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में मैं उसको कॉल कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को। तो ODBMS ने हेल्प किया प्रोग्रामर का क्या करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में, क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं गेम लिख रही हूँ, ठीक है, उसमें क्या कर सकती हूँ, मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकती हूँ। मैं बी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैं, ठीक है। बिहेव एज ए डेटाबेस, और ये मेरा एक तरह से डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, इसमें डेटाबेस होगा, बैकग्राउंड का डेटाबेस होगा। नेक्स्ट, हियर न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, नए ऑब्जेक्ट्स बना भी सकते हो, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडिफाई और रीयूज्ड और कॉपीड। रीयूज कर रही हूँ ना मैं इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। मुझे ये बैकग्राउंड ही नहीं चाहिए, मैंने पूरा गेमिंग का बैकग्राउंड ही चेंज करना, तो इसको डिलीट कर दूंगी, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बना लूँगी, उसको कॉल कर लूँगी, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, ये कहाँ पर यूज होता है, मैनी इंजीनियरिंग, कैड, KI, ऑब्वियसली इंजीनियर्स ही इसको यूज करते हो, हम तो करते नहीं। इंजीनियर्स जितने भी डिज़ाइन करते हैं, जो गेम्स भी डिज़ाइन होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स भी डिज़ाइन होते हैं, वहाँ पर ये लैंग्वेज यूज होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंजीनियर्स के लिए यूज होता है। CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जब एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बन रहा होगा, जहाँ किसी मर्सिडीज का डिज़ाइन बन रहा होगा, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, टायर। एक टायर की स्पेसिफिकेशन मैंने दे दी, ठीक है, तो क्या बाकी टायर भी तो वैसे ही होंगे, एक बार उसकी कोडिंग रख दी, जब कार डिजाइन हो रही है तो मशीन उसी ऑब्जेक्ट को बार बार पढ़ रही है, दूसरा टायर लगाने के लिए, तीसरा टायर लगाने के लिए और चौथा टायर लगाने के लिए, ठीक है। तो जब कंप्यूटर एडेड डिजाइन होते हैं तो भी इसका यूज होता है ODBMS का। आजकल तो ऑलमोस्ट हर जगह पर ही ODBMS आपका यूज होता है। RDBMS जो छोटी फर्म्स होती हैं वो यूज करती हैं। तो ये आपके 4 मॉडल थे बेटा। कौन कौन से मॉडल थे, पहला मॉडल था आपका हिरार्चिकल, उसमें भी फाइल्स में डेटा स्टोर होता था। दूसरा था नेटवर्क, उसमें भी फाइल्स में था। थर्ड था RDBMS मतलब रिलेशन, मतलब टेबल में होगा। और फोर्थ था ODBMS मतलब ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है DBMS के फायदे। DBMS मतलब कहता है कि कौन सा DBMS, RDBMS, ODBMS, हिरार्चिकल, कहते कोई भी DBMS आने का फायदा बता दो, कोई भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो। तो DBMS का फायदे जो है आपको बेटा, इसमें जो है DBMS में आपको पॉइंट्स याद करने हैं, बीच का आप याद करो ना करो वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं। DBMS आने से क्या हुआ, परमिटिंग डेटा शेयरिंग। डेटा, एक जगह का डेटा दूसरी जगह पर आप शेयर कर सकते हो। एक जगह पर आपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रख दी, दूसरी जगह पर रिक्वायर्ड है तो वहीं से कॉल करो। परमिटिंग डेटा शेयर। मिनिमाइज द डेटा रिडेंडेंसी, मतलब कि डुप्लीकेसी रिड्यूस करी ना, एक जगह पर स्टोर है, आप उसको कहीं पर भी कॉल कर सकते हो। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, मतलब कि आपका अगर एक जगह पर मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो जहाँ से भी आप उसको कॉल करोगे आपको अप टू डेट डेटा मिलेगा,
इंटीग्रिटी का मतलब कि कहीं अपडेट हुआ, कहीं डिलीट हुआ, तो हर जगह से वो अपडेट और डिलीट मिलेगा। इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है उसकी। आप डी पॉइंट को काट दो। यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली आजकल डेटा को एक्सेस करना, अगर आप बैंक के डेटा को एक्सेस करते हो तो आपको लगता है ना, कोई आपको क्या डिफिकल्ट लगता है? आप किसी भी एटीएम में चले जाओ, कैसा भी चले जाओ, तो क्या उसको ऑपरेट करने में कोई डिफिकल्टी आपको आती? बहुत यूजर फ्रेंडली। अच्छा, कोई भी नई एप्लीकेशन, नई ऐप आती है, ओएलएक्स की आई या ऊबर की आई, ओला की आई, क्या आपको कोई डिफिकल्टी आई उसको ऑपरेट करने में? आप बुक माई शो किसी से सीखा था? बुक माई शो कैसे करते हैं? मतलब डीबीएमएस आने से जो ये एक्सेस जो आपको मिला है बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, क्योंकि डीबीएमएस अपने आप में ही उसी यूज़र को डेटा प्रोवाइड करता है जो उसको करेक्ट पासवर्ड या आईडी प्रोवाइड करेगा। आपके बैंक का डेटा आपको मिलेगा जब आप करेक्ट आईडी पासवर्ड दोगे। तो ये सिक्योरिटी भी जो है वो किसने प्रोवाइड की है आपको? डीबीएमएस ने प्रोवाइड की है। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने policybazaar.com सुना होगा, ठीक है? आपने ट्रिवैगो का नाम सुना होगा, राइट? ये लोग क्या करते हैं, ट्रिवैगो वाले, जब policybazaar.com वाले, ये जितनी भी पॉलिसी है, जो भी डाटा पीछे बैक में स्टोर हो रहा है ना, ये आगे एक एप्लीकेशन बनाते हैं। ये एप्लीकेशन क्या करती है, अपने आप पीछे के डेटा को फिल्टर करके, मतलब डेटाबेस कैसे स्टोर हो रहा है उस एप्लीकेशन को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो डेटा स्टोर कैसे हो रहा है सिक्योर, वो तो डीबीएमएस का काम है। एप्लीकेशन वाले ने तो सिर्फ एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है जो पीछे से क्या करके लाती है, डेटा को उठा के लाती है। तो आजकल जो ये एप्लीकेशन एप्स बनती है ना, ये बनानी बहुत ईजी हो गई, क्योंकि डीबीएमएस अपने आप अपने डेटा को मैनेज करता है। पहले क्या होता था कि उस एप्लीकेशन को डेटा को मैनेज करना पड़ता था, अब डीबीएमएस खुद मैनेज करता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम बहुत ईजी हो गया। वो सिर्फ एक एप्लीकेशन डिजाइन करता है और क्या कर लेता है, पीछे से डेटा को एक्सेस करवा देता है। तो पॉलिसी बाजार वाले ने कुछ नहीं किया होगा, जितनी भी पॉलिसीज का डेटा है ना, उसकी एक एप्लीकेशन नहीं जो बैक से पॉलिसीज को फिल्टराइज करके आगे को लाता है, बस। वो पीछे डेटा कैसे स्टोर होता है वो उसको कोई लेना देना नहीं, राइट? ऐसे बुक माई शो वाले ने किया होगा। सारे थिएटर्स के डेटा को क्या किया होगा कि जब भी मूवी लगेगी उसने एक कोडिंग बना दी कि जब भी इस टाइम पे मूवी लगे जहाँ अपडेट हो जाए, पीछे कैसे स्टोर हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। तो एप्लीकेशन डिजाइन करना बहुत ईजी हो गया। द डेटा इज ऑलरेडी देयर इन डेटाबेस, कहते डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा पड़ा है, मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको उठा के लाना है, दैट्स इट। एप्लीकेशन डेवलपर हैज टू थिंक ओनली द लॉजिक रिक्वायर्ड, कि उसको उठाना कैसे, उठाना मतलब कि अगर कोई यूजर बोले कि मुझे दिल्ली के ही थिएटर्स का देखना है, तो सिर्फ दिल्ली को कैसे फिल्टर करे, सिर्फ वो प्रोग्रामिंग वो करेगा, बाकी पीछे कैसे स्टोर है उसको उससे कोई लेना देना। तो वेरी फास्ट हो गया एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होगा? ऑब्वियसली अब देखो, सिक्योरिटी ऊपर क्या कहा उसने, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, नीचे क्या कहा उसने, डिसएडवांटेज में भी सिक्योरिटी बता। अरे हैक तो हो ही जाता है, कुछ भी कर लो, ठीक है, हैक तो हो ही जाएगा। क्या लिखा है सिक्योरिटी में, देखो, इवन विद द सेफगार्ड इन प्लेस इट मे बी पॉसिबल फॉर सम ऑथोराइज्ड यूजर टू एक्सेस द डेटाबेस। ऐसा मत मानो कि तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम ही अपने पिन से उसको एक्सेस कर सकते हो, आपके कार्ड को मैं हैक भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाता है। कॉस्ट बहुत आती है, कोई भी डीबीएमएस डेवलप करने में एक कंपनी का बहुत पोर्शन मतलब कॉस्ट में इस पे चला जाता है। और अलॉन्ग विद दैट जब नया सॉफ्टवेयर आता है उसकी आपको क्या देनी पड़ती है, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है और उस पर कॉस्टिंग का। तो दिस इज 2 पॉइंट्स ऑब्वियसली, या जो आपको इतने सारे एडवांटेज दे रहा है, क्या क्या एडवांटेज दे रहा है, आपको डेटा शेयर करा रहा है, लेटेंसी को रिड्यूस कर रहा है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दे रहा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत शॉर्ट टाइम में हो रही है, उसका कुछ कॉस्ट तो आएगी, इतनी बड़ी एप्लीकेशन के लिए कॉस्ट तो आएगी, ठीक है? और ऐसा कोई कुछ नहीं बना इस दुनिया में जिस चीज़ की रूल रेगुलेशन को तोड़ा ना जा सके। तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो हर जगह पे ही होता है, आप कहीं पर भी अपना रख लो, आप फिजिकली फॉर्म में डेटा रखो या डिजिटल फॉर्म में डेटा रखो, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हर प्लेस में होता है, ठीक है? दीज आर द 2 डिसएडवांटेज। तो अल्टीमेटली योर ओवरऑल योर सेकंड चैप्टर फिनिश्ड।